मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रतापगढ़ दौरा, बंबोरी में ग्राम विकास चौपाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों से संवाद। पशुपालक की बात को अच्छी तरह से जानता हूं, समझता हूं। मैं उस गरीब व्यक्ति को जानता हूं जो किसी पड़ोस के मेरे भाई के पास रात के अंधेरे में जब उसको आवश्यकता होती है तो मदद के लिए जाता है। मेरे भाइयों, ये गरीबी बहुत बुरी होती है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे अंदर ये बीज है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि मेरा किसान, मेरा युवा, मेरा पशुपालक ये आत्मनिर्भर बने। इसके जीवन में खुशहाली कैसे आए? यह जीवन में दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन एक साल का जो उसका बजट होता है, जब लास्ट का मार्च अप्रैल का महीना आता है, जनवरी फरवरी के बाद, तो उसको चिंताएं सताने लग जाती हैं। क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी किसान परेशान रहता है, लेकिन वो उसको कितना भी मिल जाए, लेकिन अगली बार वो खेती ही करेगा। गांव में कहावत है कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? हारी हुई जंग पर अगर कोई लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि दूसरा कितना भी कहे, कई लोग कहते हैं, लेकिन मैं एक बात मानता हूं और हमेशा कहता हूं, जिसकी नहीं फटी बेवाई वो क्या जाने ईद बढ़ाई। किसान की स्थिति क्या होती है? मेरे भाइयों, मैं आपसे इसीलिए आज इस चौपाल पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि मेरे किसान का जीवन कैसे ऊपर उठे, हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, हमारा किसान के बच्चे कैसे आगे बढ़े। क्योंकि जब देखते थे, अब से 2.5 साल पहले आपने देखा होगा, किसान अपने बच्चे को शहर के लिए भेजता था, मकान कराता था, हॉस्टल में रखता था, कोचिंग कराता था, बच्चा मेहनत करता था, पिताजी को भी विश्वास दिलाता था कि चिंता मत करिए पिताजी, अब की बार मेरे को पढ़ाइए, मैं मेहनत करूंगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करते हुए, संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ दौरा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, जहां बंबोरी में विकास कार्य चौपाल की तस्वीर। जड़वा जी, बहुत अच्छा जसवंत जी, इन सभी मेरे भाई बहनों को, इस गांव के ही लोग हैं ये तो, जिनको कोई नियुक्ति पत्र मिला है, इनके माता पिताजी को पूछिए, रिश्तेदारों को पूछिए, उनके मन में जो खुशी की लहर आई होगी, जिस दिन इनका नंबर आया होगा, पूरे परिवार में खुशी आई होगी, पड़ोस में, गांव में। क्योंकि हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसलिए हमने हमारे किसान विकास रथ जो चल रहे हैं उसका यही प्रमाण है। आप कौन सी खेती करना चाहते हैं? आप लाभ की खेती करिए। लगातार हम पानी के लिए, हमारी सरकार काम कर रही है। आज राजस्थान का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें हमने पानी के लिए योजना नहीं बनाई। हमने कहा है कि हम राजस्थान के 5 लाख हेक्टर जमीन को सिंचित करेंगे। 5 लाख हेक्टर जमीन बहुत होती है। 3 लाख ईआरसीपी से करेंगे, 1 लाख हमारी यमुना समझौता से करेंगे, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर से 1 लाख करेंगे, और जब हमारा ब्राह्मणी का पानी आएगा, सोमकमलम का पानी आएगा, हमारा माई डैम का पानी की नहर बन के जाएगी,
नर्मदा का पानी आएगा तो 1-1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को हम सिंचित करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा किसान आगे आने वाले समय में मजबूत हो। हम चाहते हैं कि वो प्राकृतिक खेती करता है, खेती में कौन सा लाभ है उस खेती को करिए। हम यह भी कहना चाहते हैं कि किसान वैज्ञानिक तरीका से खेती करिए। आप देखते हैं पहले 5 किलो का बीघा डालते थे, फिर 10 किलो का बीघा डालने लग गए, फिर 15 किलो का डालने लग गए, 25 किलो का, 30। कहां तक जाओगे भाई? डालते कि नहीं डालते हैं? हाँ बताइए, डालते कि नहीं डालते? हर साल बढ़ते जा रहे हैं 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। क्या हमारे पूर्वजों ने हमारी जमीन को इसलिए छोड़ा था? उन्होंने कितने दुख पाए थे, उन्होंने कितनी यात्राएं झेली होंगी, लेकिन हमारी जमीन को खराब नहीं होने दिया। उन्होंने हमारी जमीन को आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पूर्वजों ने उसको सुरक्षित रखा। और हम क्या कर रहे हैं? हम उस जमीन को खराब करके जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, जिनको हम गांव गांव में भेजते हैं। अभी 22, 23, 24, 25 को सेमिनार होगी, उसमें वो भी उद्यमी भी होंगे, किसान भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, अनुसंधान करने वाले भी होंगे, सभी लोग उसमें होंगे। उसमें चर्चा होगी। चर्चा होने के साथ इस गांव में क्या पैदा हो सकती है उसका परीक्षण होगा, आंकलन होगा। कौन सी ऐसी फसल है जिसको हमारा किसान बोएगा तो उसको किसान को 3 गुना 4 गुना लाभ उससे हो। हमें वही खेती करनी है। हम चाहते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक आपके यहां आए, उनको काम दीजिएगा, बताइए कि हमारे यहां कौन सी खेती लगेगी। आज हम उसी पर निर्भर हैं। क्या हम ग्रीन हाउस या पॉली हाउस लगा करके हम अच्छी सब्जी पैदा नहीं कर सकते? ऑर्गेनाइज खेती नहीं कर सकते? उससे हमारे स्वास्थ्य को, लोग कहते हैं कि बीमार हो जाओ उसके बाद इलाज कराओ। अरे बीमारी का तो पहले पता क्या है। इसलिए आपको पहले से खान पान कैसा रखना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। हरी सब्जी हम खाएंगे, ऑर्गेनिक खेती में हम विश्वास करेंगे तो हमको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा सब्जी मिलेगी, अच्छा फल मिलेगा। किसान क्यों नहीं लगा सकता 10, 20, 25 पेड़ अपने फल के, अपने खेत पर? फूलदार लगाइए, फलदार लगाइए, छायादार लगाइए। अगर आप फल का पेड़, हमारा कोई भी पेड़ रखते हैं, आम का लगाते हैं और अमरूद का लगाते हैं, तो किसान को अपने खेत में 25-50 पेड़ लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके खेत का आम फल देगा, आप किसी पड़ोसी को भी देंगे, किसी रिश्तेदार को देंगे, ये मेरे खेत का है, आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा। आप कहते हैं ना, कोई फसल होती है, ये हमारे घर की खेती है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हमको बदलती खेती कैसे करनी चाहिए, लाभ की खेती कैसे करनी चाहिए। सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। हम आपको लगातार 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 3,000 रुपए हम दे रहे हैं। आने वाले समय में हमने कहा कि 12,000 देंगे तो 12,000 हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, 1,000 रुपए महीने हो गया कि नहीं हो गया 12,000 होने के बाद? और आपको एक बात और पूछूंगा, काका जी बताएंगे कि जिस दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डालते हैं और हमारी सरकार डालती है तो उस दिन घंटी बोलती है तो कैसा महसूस होता है? अरे जरा बताइए ना, कैसा लगता है? दोनों हाथ खड़े करके बताइए कैसा लगता है? घंटी कैसे बोलती है? टन बोलती है कि टन बोलती है? बोलती है कि नहीं बोलती? आपको कैसा लगता है? आज तक किसी ने दिया है क्या? किसान का ध्यान किसी ने रखा है क्या? आज हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से लेकर के यहां तक सब वैज्ञानिकों को ला रहे हैं। देश के अंदर कौन सी फसल होनी चाहिए, हमेशा उनको किसान की चिंता रहती है। तीसरे कार्यकाल में जीत करके आए थे, पहले दिन जब पीएमओ के अंदर गए थे तो पहली फाइल किसानों की थी कि मेरे किसानों की सम्मान निधि तुरा की जाती है, पूरी मिले इनको। ऐसा आदमी आपको मिल सकता है? वो इसलिए नहीं मिल सकता कि वो किसान के, मजदूर के, गरीब के दर्द को वो जानते हैं, समझते हैं।
उन्होंने गरीबी से अपना जीवन स्टार्ट किया है। अब आप यहां देख रहे हैं, ये सभी वहीं से निकले हैं, गांव से, खलिहान से, खेत से, पगडंडी से निकल करके ये लोग आए। हम आपसे यही कहेंगे मेरे भाइयों कि आप सभी को किसानियत का फायदा हमारे किसान को रहे, इसलिए आपको क्या फसल होनी चाहिए, उसका परीक्षण कैसे हो, कैसे हमारा किसान उत्तम हो, उसके लिए काम करें। दूसरा, हम चाहते हैं जब किसान की जहां फसल होती है उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगे। यहां क्या पैदा होता है? हमारे राजस्थान के अंदर मसाले पैदा होते हैं, आपके अंदर यहां भी लहसुन पैदा होता है सर, लहसुन पैदा होता है। लहसुन किस में आता है? मसाले में आता है। मैं अभी दिल्ली के एक रोड शो में था अभी, तो वहां कौन सा था जो मसालों की बात कर रहे हैं? कौन से देश? दिल्ली के अंदर जो बैठे थे हम, जो मसाला जहां जाता है उनके जो आए थे, डेनमार्क के वहां लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा साहब मसाला हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं। मैंने कहा आप राजस्थान से कर लीजिए, हम आपको जो मसाला चाहिएगा, प्याज भी मसाले में आती है, लहसुन भी मसाले में, जीरा भी हमारे यहां पैदा होता है, अजवाइन भी हमारे यहां होती है, सौंफ भी हमारे यहां होती है, धनिया भी हमारे यहां होता है, और प्रतापगढ़ में तो ज्यादा चाहिए आपको तड़केदार तो हींग भी मिलती है कि नहीं मिलती है? और वो तो मैं नहीं तो हींग की कहूंगा, तो हींग मिलती है कि नहीं मिलती है? तो अब मसाले में क्या रह गया, मैं आपसे पूछता हूं। अगर इसको हम प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम दुनिया में हमारे इस काम को ले जाएं, तो हमारा किसान बताओ उन्नत तो होगा कि नहीं होगा? हमारा किसान आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये रथ इसीलिए चल रहे हैं, लगातार एक एक विधानसभा के अंदर एक एक किसान के यहां जा रहे हैं। किसान के सुझाव भी, हम उसमें एक पेटी रखी, हमने किसान के सुझाव भी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान का मेरे का दुख क्या है, उसको पीड़ा क्या है, उसके सुझाव क्या है। और मैं जानता हूं किसान का अनुभव, जीवन भर खेती करता है, उसके अनुभव से बड़ा किसी का अनुभव है क्या है? आप जानते हैं सरसों बोते हैं तो एक अंगुली पर इतना बीज डलना चाहिए, कहते हैं कि नहीं, इतना ही डलता है ना? सरसों की बुवाई होती है कि नहीं होती आपके यहां? इतना ही डालते हैं ना, एक अंगुल। किसान वाला बता रहा हूं मैं, इंची नहीं बता रहा हूं मैं, अंगुल तो बता रहा हूं। एक अगर गेहूं डालेंगे तो 2 अंगुल पे आ जाइए, यही है ना? चना है तो तीसरी पर पहुंच जाइए, यही बुवाई होती है। आप अगर गेहूं के खेत को देखेंगे, जब फरवरी मार्च का महीना आता है, मार्च में, फरवरी के अंत में, मार्च के पहले वीक में गेहूं कटता है कि नहीं कटता है? तो जब गेहूं आता है तो जाते हैं देखने, तो सुबह जाते हैं तो हरा दिखता है, और शाम को देखते हैं तो ऐसा है कि लाभ नहीं आ गया। यही है ना काका? अंदर है ना? ऐसा ही होता है ना? तो हमें हमारे किसान का जो अनुभव होता है, हमारा किसान जिस तरह से काम करता है, उसको उसी तरह से उसका लाभ मिलना चाहिए। अब आपसे मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि आपके यहां पानी है, कई जगह पानी है, कई जगह थोड़ी कमी है, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, हम फव्वारे सिस्टम पर क्यों नहीं जाते? हमें पानी की बचत करनी है, आगे आने पीढ़ी को भी पानी चाहिए, आपको भी अगली फसल के लिए पानी चाहिए, तो हम क्यों ना फव्वारे सिस्टम पर चले। हम भाई, गेहूं की जड़ इतनी होती है, ज्यादा तो नहीं होती है, सरसों की चलो थोड़ी गहरी जाती है, तो एक पानी से हो जाती है कि नहीं होती है? वो एक ही पानी देना पड़ता है ना सरसों में? कितने पानी देते हैं? और 2 तो कोई जिसमें पानी की ज्यादा व्यवस्था है वो देता है, जिसमें पानी की व्यवस्था है वो 2 देता है, बाकी का एक ही में बो जाती है। और कभी कभी 2 पानी देते हैं तो पूजन कम बैठती है सरसों में। अगर 1-2 पानी दे दिए और थोड़ी सी बारिश हो गई, तो जब तक वो आती है, जब तक तो उसमें वो ही हो जाता है, लाख की लाख ज्यादा वो बढ़ जाती है, पूजन नहीं आता है। अरे मैंने तो पूरी खेती करी है, मेरे को एक एक चीज पता है। अरे एक पानी देते हैं, थोड़ा मिट्टी कठोर होती चली जाती है, नीचे से वो पानी मिलता है तो दाना उसका मोटा होता है, और अगर लैब पर जाएंगे तो उसका लैब भी 44 को 45 को क्रॉस कर जाएगा। 2 पानी दे दिए तो 40 पे ही रह जाएगा। यहां लॉस भी गया और वहां लॉस भी गया। यहां तो पानी दिया तो तेल भी भुगा,
क्योंकि कई इंजन से देते हैं, कई बिजली से देते हैं। लेकिन वहां अगर तुमने 2 पानी दे दिए तो लैब में 40 ही आएगा, 100-150 रुपए की वहां चली जाएगी। और अगर आपका पानी 1 दिया तो 44 को क्रॉस कर देगा, वहां इतना 100-150 रुपए आपका वहां भाव में बढ़ जाएगा। तो मैं तो जानता हूं, मेरे को तो पता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप फायदे की खेती कौन सी है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपनाएंगे तो एक अच्छा संदेश हमारा जाएगा। लगातार हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए, मैंने जैसे ड्रिप सिस्टम के लिए कहा, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को अपनाना है। और हमारे जो युवा हैं उनसे विशेष करके मैं कहूंगा 2-3 बात। युवाओं से मैं 2-3 बात इसलिए कहना चाहता हूं कि वो आधुनिक खेती करें। क्योंकि मैंने देखा है, जब मैंने खेती की थी, मैं कॉलेज के जाने के बाद जब मैंने खेती की तो मैंने बराबर कई वो किए। क्योंकि एक बार मैंने सोयाबीन बो दिया, एक बार मैंने आलू बो दिया, एक बार सूरजमुखी बो दिया, अलग अलग खेती की। और जब अच्छी खेती जो होने लग गई, लोगों में उसकी धारणा बदल गई, लोग उसी को करने लगे, आज भी कर रहे हैं। तो हमको कौन सी खेती में बचत होती है उस खेती को हमें करना चाहिए। कम पानी वाली खेती हो उसको हमें करना चाहिए, उस पर भी हम ध्यान दें। हम लगातार आपको ब्याज मुक्त ऋण भी हम किसान को दे रहे हैं, बिजली भी हम फ्री दे रहे हैं, फसल बीमा भी हम आपका कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं पूरे देश में कहीं नहीं है 150 रुपए गेहूं पर बोनस हमारी सरकार आपको दे रही है। अब आप बताइए, गेहूं तो खूब होता है ना आपके यहां? गेहूं खूब होता है। 100 मन गेहूं किसके पास हुआ है? हाथ खड़ा करें किसान। 100 मन वाले तो बहुत हो गए। तो आप बताइए 40 कुंटल हो गए। 40 कुंटल पर अगर 150 रुपए मिल गए तो कितने का फायदा हो गया? आपकी 3 सम्मान निधि आ गई आपकी, आई कि नहीं आई? बताओ, कभी किसी ने दिया इतना? दिया क्या? ये मैं आपसे कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा किसान कैसे आगे बढ़े। और आप इसके माध्यम से कृषि पर्यवेक्षक आए, कृषि वैज्ञानिक आए, वो आपके यहां आएंगे, हर गांव में वो जाएंगे, उसके लिए हमें काम करना है। एक हमने अभी 19 मार्च को जो हमारा राजस्थान दिवस था, उससे हमने एक अभियान चलाया है। अब वो अभियान चलाया है हमने ग्राम विकास और बाढ़ विकास, नगर निकाय में बाढ़ और ग्राम पंचायत में ग्राम। क्योंकि 3-4 हमारे ग्राम पंचायत में 2 गांव 3 गांव बड़ा है तो 1 गांव होता है, बाकी ग्राम पंचायत में 4-5 3 गांव होते हैं। तो उस ग्राम का हमें पूरी तरह से उसका रोड मैप बनाना है। उस गांव में क्या आवश्यकता है, पंचायत में क्या आवश्यकता है, वहां पानी के क्या सुविधा है, तालाब कैसा है, वहां पानी बह करके जाता है, उस पानी को कैसे हमें रोकना है, हमारी मेड़बंदी मां कैसी है, उसे भी देखना है। हमारे मां का आर्थिक रूप से क्या पैदा होता है तो मां उसको और यूनिट को बढ़ा करके हम आगे काम कर सके, ये भी हमें देखना है। हम उसको पूरा शिक्षा से, चिकित्सा से उसको कैसे ठीक करें, आने वाले समय में मां कितनी आवश्यकता है, मां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, पीएससी की आवश्यकता है, सीएससी की आवश्यकता है। सबके नॉर्म अलग अलग होते हैं, जनसंख्या के आधार पर होता है। तो आने वाले समय में यहां क्या आवश्यकता होगी, हमें उसको भी आंकलन उसमें कर रहे हैं। हम शिक्षा की स्तर क्या है वहां, हमारी बेटियों के लिए दिक्कत तो नहीं है, उस पर कैसे ध्यान देना है। बिजली, पानी, सड़क की क्या स्थिति है, वो उसमें आएगा। रोड की, नाली की, खरंजा की क्या स्थिति है, उसको हमें देखना पड़ेगा। वहां का पर्यावरण कैसा है, जिससे पर्यावरण की भी दिक्कत होती है। तो पर्यावरण ठीक प्रकार से होना चाहिए, तो वहां कितने वृक्ष लगने चाहिए, किसान को फलदार से लेकर छायादार, फूलदार कितने वृक्ष लगाने चाहिए। आपको फायदा है उससे तो
आपको सोलर लेना चाहिए पीएम कुसुम के माध्यम से। सोलर के माध्यम से किसान अन्नदाता तो बने लेकिन ऊर्जादाता भी बने, क्योंकि हमारी ग्रिड में वो आ जाता है। हमारी ग्रिड में आ जाता है तो किसान को हमारी सरकार पैसा देती है और उस पर लगाने पर अनुदान देती है। अगर आप ज्यादा बिजली पैदा करते हैं, काम में नहीं ले पाते हैं, तो सरकार आपको पैसा देती है। तो हमारा किसान हर दृष्टि से, चाहे वो सौर ऊर्जा से हो, चाहे किसानियत से हो, कैसे भी हो, हमारा किसान समृद्ध हो। लगातार हम उसके लिए काम करते हैं। किसान और पशुपालन का मेल है। किसान की अर्थव्यवस्था में ठीक प्रकार से अगर कोई सहायक है तो हमारा पशुपालन है। अब से नहीं है, सदियों से है। पशुपालन हमारा आधार है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। हमारे घर में पशु होंगे 5, 7, 10, अब कम रखने लग गए। 20, 25, 50 पशु होते थे, 10, 20 गाय, 10, 20 भैंसें। बैल से खेती होती थी तो बैल भी होते थे। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं आपसे, पशुपालन हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है और इसलिए हम लगातार हमारे पशुपालक के लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड तो दिया, लेकिन हमने आकर के गौपालक कार्ड दिया, वो भी बिना ब्याज के 1 लाख रुपए, बिना ब्याज के 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं हम गौपालक कार्ड के माध्यम से। और अब हमने उसको बढ़ा करके, हमसे कई ने कहा कि साहब 1 लाख में गाय भी नहीं आती है, भैंस भी नहीं आती है। मैंने कितने में आती है? किसानों से पूछा मैंने, जब मेरा बजट आया था, बजट से पहले जब मैंने किसानों से पूछा कि साहब 1 लाख है, इसको साहब 10-20 हजार रुपए इसको बढ़ा दो। अरे मैंने कहा कितने में आ जाएगी गाय भैंस, ये तो बता दो बढ़िया वाली। साहब 1.25 लाख में आ जाएगी। तो मैंने 1.5 लाख रुपए कर दिए। हमने 1.5 लाख रुपए बिना ब्याज के 1.5 लाख रुपए। एक बात मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा कि साहब किसान का पशु बीमार होता है तो किसान उससे पहले बीमार हो जाता है। मैंने कहा ये बात सही कहा आपने, क्योंकि आजकल 1 लाख 1.25 लाख का गाय भैंस आती है। अगर बीमार होगा तो किसान तो बीमार, चिंता तो लगेगी नहीं लगेगी किसान को। हमने कहा इसके लिए हमने मोबाइल यूनिट बना करके हमने घर घर हमारी बहन जाए और हमारे किसान की गाय भैंस का इलाज करके आए। इसलिए हमने मोबाइल उसका बहन का हमने प्रचार किया है। उसको लेके आए, डॉक्टर अपने आप आएगा, फोन करोगे आपके पास पहुंचेगा, वो आपका इलाज करेगा। हम जानते हैं कि किसान के पास अपना साधन तो है नहीं। किसान अगर गाय भैंस को दिखाने जाएगा तो दूसरा साधन करेगा। पड़ोसी की आवाज कौन सी आती है? वो 407 आती है। कौन सा आता है? हाथी आता है। कौन सा आता है वो? 407 छोटा और आता है, उसको क्या कहते हैं? पिकअप। अगर उसको पिकअप को लेके आएगा पड़ोसी से, कहीं दूसरे गांव में होगा, उस गांव में होगा, तो वो कहेगा नहीं साहब मैं तो 1,500 रुपए से कम नहीं लूंगा। कहता है कि नहीं कहता है? 1000 रुपए लूंगा। अरे कहता है काका, यही कहता है ना। तो हमने कहा भाई 1000 रुपए किसान के चले गए तो फिर किसान को फायदा क्या हुआ? हमने कहा इसलिए मोबाइल वैन लगा दीजिए जिससे कि वो ही आए वहां घर पे इलाज करके जाए। ये हम किसान को फायदा दे रहे हैं। किसान का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हो। फसल बीमा का भी हो रहा है तो पशु बीमा भी हम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब भाई 40,000, 50,000, 60,000 की मोटरसाइकिल का होता है, हमारे किसान की 1.5 लाख की भैंस का बीमा नहीं हो, गाय का बीमा नहीं हो, तो ये लगता है कि अच्छा आपको हमारे किसान के पास तो गाय भैंस ही है ना, तो उसका बीमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका बीमा हम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा किसान, हमारा पशु